नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बिहार में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां चुनावी तर्कस से ऐसे मुद्दों को सामने निकाल कर ला रही हैं जिसके दम पर वो चुनाव जीत सकें। जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, तमाम पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस बार चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है क्योंकि मैदान में जनसुराज भी है जो तीसरा विकल्प बनने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या जनसुराज को इसमें कामयाबी मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर जनसुराज पार्टी की बात करें तो उसमें कई ऐसे चेहरे भी जुड़ रहे हैं जिनके दम पर जनसुराज पार्टी ये दावा कर रही है कि वो चुनाव में विरोधियों को कड़ी टक्कर देती हुई चुनाव जीतती हुई नजर आएगी। इसी कड़ी में आज मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं जेपी सिंह जी। जेपी सिंह जी 2000 बैच के आईपीएस अफसर हैं। साथ ही साथ में अब वो चुनावी जो दंगल है उसमें जनसुराज पार्टी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जेपी सिंह जी, सवाल मेरा सीधा आपसे ये है, हिमाचल वाले आईपीएस के नाम से आप मशहूर हैं। हिमाचल वाले आईपीएस राजनीति में क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरी जन्मभूमि तो बिहार ही है और बिहार में भी मैं सारण से हूँ। अगर सारण का इतिहास देखिए तो बिहार की राजनीति में भी सारण केंद्र बिंदु में रहा है हमेशा। जैसे देश की राजनीति में बिहार रहा है उसी तरह से बिहार की राजनीति में सारण रहा है। तो वहाँ के मिट्टी का भी थोड़ा असर है। और मुझे लगा कि अब जो बिहार में बदलाव की बयार बह रही है, बिहार बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, तो लगा कि मुझे ये अपने नाम को सार्थक करने का समय आ गया है। जिस तरह से गांधी जी के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण अपना ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन छोड़कर और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, उसी तरह से मुझे लगा कि हमको कुछ ऐसा आह्वान हो रहा है कि मुझे भी इसमें आना चाहिए और बिहार की इस बदलाव यात्रा में शामिल होना चाहिए, उनका हाथ मजबूत करना चाहिए, तभी बिहार विकास के रोड मैप पे आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप मतलब बदलाव चाहते हैं बिहार में। जिस तरह की मौजूदा स्थितियां हैं वो आपको सही नहीं लगती हैं। अच्छा, लेकिन जब चुनावी मैदान है तो फिर खिलाड़ी भी बड़े बड़े हैं। अब बीजेपी की आप बात कर लीजिए, पुरानी पार्टी है, प्रतिष्ठित पार्टी है। जेडीयू पुरानी पार्टी है, आरजेडी है। तो क्या लगता है कि जनसुराज इनके सामने कहीं फीकी तो नहीं पड़ जाएगी? पहली बार चुनाव है और जिस तरह से प्रशांत किशोर जी को लेकर के ये भी लगातार कहा जा रहा है कि पहले जिन पार्टियों के लिए वो रणनीति बना रहे थे अब उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि जनसुराज अभी 1 साल भी नहीं हुआ गठन हुए 1 साल से भी कम है और जनसुराज पार्टी एक नवजात पार्टी है। लेकिन इतने कम समय में जनसुराज ने ऐसा मुकाम बना लिया है कि ये जो अपने को बड़ी बड़ी पार्टियां कहने वाले जो लोग हैं, और कुछ एक अपने को, चाहे भाजपा ही सही, कहती है कि मैं दुनिया के में लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है, सब क्यों डर रहे हैं जनसुराज से? मैं तो ये कहूँगा, एक शेर याद आ रहा है मुझे, हवाओं में दम नहीं कि बुझा दे ज्वालामुखी को, हवाओं में दम नहीं कि बुझा दे ज्वालामुखी को, उसका तो जोर चलता है केवल चिरागों पे। अरे वाह। सो आज जनसुराज एक ऐसा शक्तिशाली आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ है कि कोई पार्टियां जनसुराज को दबा नहीं सकती। भले ये नवजात है लेकिन प्रौढ़ावस्था में जो उनकी शक्ति है उससे ज़्यादा शक्ति के साथ जनसुराज उभरा है। और इसका सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बिहार में और कोई पार्टी क्या 243 सीटों पर लड़ने का दमखम रखती है? केवल जनसुराज एकमात्र पार्टी है जो 243 सीट पर लड़ने का दमखम रखती है। अपने को सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी कहने वाली भाजपा 243 सीट पर लड़ के जरा दिखाए। नहीं, उनको एक नहीं 4-4, 5-5, 6-6 बैसाखियां ढूंढ रहे हैं ये। जेडीयू से लेकर जीतन मांझी जी की पार्टी है, तो कुशवाहा जी की पार्टी है, तो चिराग पासवान जी की पार्टी है। क्यों बैसाखियों की जरूरत पड़ती है? जो अपने पैरों पर चल सकता है और दौड़ सकता है वो बैसाखियों का सहारा नहीं लेता। इसलिए ऐसे लोग अगर जनसुराज पर कटाक्ष करें बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अब इस इंटरव्यू में आपके एक से बढ़कर एक किरदार देखने को मिल रहे हैं। अभी आईपीएस वाला, अब राजनीति वाला और अब शायरी भी आपकी खूब सुनने को मिली है। अच्छा, जनसुराज बदलाव की बात लगातार कर रही है। अब इस चुनाव में जनसुराज किस तरह से आप देखते हैं? जनसुराज किंग बनती हुई नजर आ रही है, किंग मेकर बनती हुई नजर आ रही है, या फिर कहीं राजनीतिक चकाचौंध जब इस तरह की होती है, जब कोई पार्टी बदलाव की बयार की बात करती है तो फिर मेरे जहन में आम आदमी पार्टी का जिक्र आता है। आम आदमी पार्टी
बड़े बड़े वादे उनकी तरफ से किए गए थे। अब जनसुराज भी उसी तरह से उभर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की तर्ज पर चल रही है, नक्शे कदम मैं बिल्कुल भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन वही एक राजनीति का पैटर्न नजर आ रहा है। कहीं हाल आम आदमी पार्टी जैसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था दिल्ली में, तो उस समय मैं दिल्ली में ही पोस्टेड था। मैं वहीं इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क में मैं रहता था, और शुरुआती दौर में मुझे भी ऐसा ही लगा कि ये लोग क्या कर पाएंगे। लेकिन जो अंडर करंट चल रही थी ना, अंडर करंट का मतलब ही है कि ऊपर से दिखता नहीं है। जैसे पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, जब धीरे धीरे मूव करते हैं तो पता नहीं चलता है। जब तेज मूव जब करते हैं ना तो ऊपर भूकंप आता है। तो ये तूफान से पहले की शांति है। बिहार बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, और अंडर करंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रहे हैं, और इसका डर है। इसका डर एनडीए को भी है और इंडिया गठबंधन को भी है, दोनों को डर है। इसीलिए पूरा शिकायत कर रहे हैं और कमियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात तो सही है, अभी तक बिहार में इलेक्शन बाइपोलर होते रहा है, लेकिन ये पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। और दोनों तरफ से, अब जिस तरह से कल हमारे सारण में ही प्रशांत जी का रैली था, और लोगों का मैं रिस्पॉन्स देख रहा था, और वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग मतलब ऊपर के मन से कह रहे हैं। जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स दिख रहा था, जिस तरह से एक एक चीज पर लोग हाथ उठा रहे थे, दोनों हाथ उठाकर जवाब दे रहे थे, लग रहा था कि ये आवाज दिल से निकल रही है। और वो लोग कौन थे? हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे, महिला भी थे, पुरुष भी थे, नौजवान थे, वृद्ध थे, सारे प्रकार के लोग वहाँ पे थे। तो लग रहा है कि ये बयार बाह चली है, और ये खाली परिवर्तन की नहीं, ये बदलाव की बयार है। अच्छा, जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं ना, तो हम विकास की बात तो करते ही हैं, लेकिन जब एक मतदाता वोट डालने जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जातियों का बंधन में नजर आता है, और उस जाति की बंधन की वजह से जो है विकास का मुद्दा गौण होता हुआ भी हमने बिहार में देखा है। जातियों में राजनीति फंसी हुई नजर आती है, और ये सार्वभौमिक सत्य है बिहार की राजनीति का। आपसे मैं समझना चाहूंगा, उन वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए आपकी तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही होंगी। मेन फोकस अगर जनसुराज का मैं पूछूं, किन मुद्दों पर आपका सबसे ज्यादा जोर रहने वाला है इस बार बिहार चुनाव में? देखिए, जाति दूसरे राज्यों के लिए जैसी हकीकत है, वैसी ही बिहार के लिए हकीकत है। कोई ज्यादा कोई कम नहीं। तो बिहार को केवल जाति प्रधान प्रदेश कह के बदनाम किया गया है। दूसरे राज्यों में भी जाति है। आप उत्तराखंड से आते हैं, मुझे पता है उत्तराखंड के बारे में, वहाँ भी जाति प्रथा है। मैं हिमाचल से आया हूँ, हिमाचल में भी है। और ये सब दोनों पर्वतीय राज्य है, बहुत प्रोग्रेसिव राज्य माना जाता है, विकसित है, लेकिन वहाँ भी जाति है। तो आप कोई ऐसा राज्य बता दिए जहाँ जाति फैक्टर नहीं है। सवाल मेरा बिहार में जाति की चीज को ना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है बिहार को बदनाम करने के लिए। अब जहाँ तक सबको जोड़ने की बात है, मैं दो बातें बताऊंगा। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत दिन तक सत्ता में थी, उनका जो नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था, वो बड़ा अपील करता था नारा, और बहुत लोग जुड़े उससे। भाजपा का जो स्लोगन है सबका साथ और सबका विकास, क्या सबका साथ है इनके पास? सबका साथ है क्या? सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग इनके साथ जुड़े हैं? तो जब सबका साथ ही नहीं है तो सबका विकास कैसे करोगे? तो एक्चुअली में देखा जाए तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और सबका साथ और सबका विकास का जो एसेंस है वो केवल जनसुराज के पास है। जनसुराज मतलब जनता का सुंदर शासन, और सारे जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों को समान इज्जत प्रतिष्ठा मिल रही है जनसुराज पार्टी में। ऐसी कोई पार्टी बता दीजिए जिसमें आप किसी जाति धर्म संप्रदाय के हों, आपको इज्जत समान मिल रहा हो, कोई पार्टी बता दीजिए आप। ठीक, कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, मतलब सबको समान देखा जाता है, और आपका फोकस भी जो है विकास पर है, कुल मिलाकर आपका ये कहना है। लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो इन दिनों अपराध का मुद्दा चरम पर है। जब एनडीए वालों से सवाल होते हैं तो वो कहते हैं कि लालू की सरकार में जंगल राज था। अब जब विपक्ष वाले, अब क्राइम जिस तरह से क्राइम रेट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लगातार विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर बिहार में क्राइम बढ़ रहा है तो फिर क्या आपको लगता है कि नीतीश सरकार के द्वारा, अब कहा तो सुशासन बाबू जाता है, क्या सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? इसके पीछे की वजह, क्योंकि आप पूर्व आईपीएस रहे, क्या आपको इसके पीछे की वजह नजर आती है? और अगर इस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, अगर आपको मौका देती है जनता, तो आप कैसे टैकल करेंगे इससे? देखिए,
थोड़ा सा इतिहास में जाते हुए 1990 से 2005 का जो समय था, राजद की सरकार थी जिसको पॉपुलरली लोग जंगल राज कहते हैं, उसके बारे में सब लोग जानते हैं, उसमें जाना नहीं चाहूँगा। बहुत ही भयावह स्थिति थी और ईश्वर की कृपा हुई कि 2005 में वो सरकार बदल गई। नीतीश कुमार जी आया, बहुत अपेक्षाएं थी, हम सब ने सपोर्ट किया, हम सब लोगों ने वोट दिया, नीतीश कुमार जी को वोट दिया और लगा कि बिहार में एक सुशासन का दौर शुरू हुआ है। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी वो तो जग जाहिर है। तो बिजली और सड़क तो आया बिहार में और कानून व्यवस्था की भी स्थिति ठीक हुई। शुरुआती दौर में बहुत अच्छा काम किया नीतीश जी ने, लेकिन 5 साल आते आते 2010 आते आते कुछ लगा कि जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर रहे हैं। फिर ये कहना लोग शुरू किए कि नीतीश जी को जिताओ नहीं तो लालू जी आ जाएंगे। ये मुझे जो शोले मूवी में जो गब्बर वाली बात है ना कि माँ कहती थी कि बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, और 2010 के बाद से लेकर और 15 साल देख लीजिए, हमेशा यही कहा जाता है लोगों को भय दिखाकर कि नीतीश जी को जिताओ नहीं तो राजद की सरकार आ जाएगी, लालू प्रसाद यादव की सरकार आ जाएगी। और इस बीच में थोड़े सा समय को अगर छोड़ दीजिए तो अधिकांश समय भाजपा ने भी नीतीश कुमार जी को सपोर्ट किया है। तो जो भी विकास हुआ है वो बिजली और सड़क में हुआ है, उसके बाद तो गति रुकी गई है। जो मेन मुद्दे हैं बिहार के, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है पलायन है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? जो चीनी मिल बंद हुए, हमारे सारण में कई चीनी मिल थे, मढ़ौरा में मॉर्टन चॉकलेट बनता था, पचरुखी में, सिवान में पचरुखी में चीनी मिल था, ये सारे बंद हो गए। नीतीश कुमार जी कई बार जब सरकार आरजेडी के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हमें केंद्रीय सहायता नहीं मिल रही है, हमें ये नहीं मिल रहा है। अरे भाई, चीनी मिल चालू करने के लिए कौन से केंद्रीय सहायता की जरूरत है? जो आपके वश में है वो तो करो, वो भी नहीं किया। प्रधानमंत्री जी बोले जाके मढ़ौरा में कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मढ़ौरा चीनी मिल से बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा। कितने साल बीत गए, मढ़ौरा चीनी मिल शुरू नहीं हुआ। मुझे ये नहीं लगता है कि जिन घोषणा पत्रों को या जिन वादों को देकर सरकारें बन रही है, अगली बार चुनाव में आने से पहले लोग अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं देते राजनीतिक पार्टियां कि आप बताएं कि जिन वादों को लेकर आप सरकार में आए थे, क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि उन मुद्दों पर आपने किया क्या, कितना हद तक आपने उस काम को किया? ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अब फिर नए मुद्दे लगाते हैं, नए मुद्दे लाते हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। अब नई नई घोषणाएं होगी। अब जैसे नीतीश कुमार जी कह रहे हैं इतना 1000 में नौकरी लगाऊंगा, इतनी वैकेंसी करूंगा, इतना विज्ञापन करेंगे। अरे भाई, विज्ञापन आप निकालेंगे, प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख युवा भरेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा, प्रोसेस से पहले आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद आप ये युवकों को भ्रमित करेंगे कि आपको नौकरी तब मिलेगी जब मेरी सरकार आएगी। आप वैकेंसी निकालेंगे 5-10 हज़ार, 5 लाख 10 लाख युवक भरेंगे और वो उनको भ्रम की स्थिति में रखते हुए आप चाहेंगे कि उनका वोट ऐंठ लें। आपकी सरकार तो आएगी नहीं, इसलिए वो ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। इसी तरह का लोगों को बुद्धू बनाए, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई नौकरियां देने के नाम पर बुद्धू बनाता है। राजद कहती है कि हमने इतने लाख नौकरियां दे दिया। प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं ये तो डिजिटल जमाना है, जिनको नौकरी दिया है उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनका पदनाम, उनका मोबाइल नंबर जरा इशू करिए, पता तो चले कि 10 लाख नौकरी अपने कहाँ से दी है। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक 23 लाख ही लोग काम करने वाले हैं। 10 लाख आपने ही नौकरी दे दिया, तो बाकी क्या इतनी वैकेंसी थी 10 लाख की? इसमें से 2 लाख भी लो आदमी जरा खड़ा करिए, तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। ये झांसा देने का काम अब चलेगा नहीं, जनता समझ गई है, इसलिए सत्ता परिवर्तन करेगी और सत्ता परिवर्तन के माध्यम से ही बदलाव होगा। अच्छा ठीक है, अब चुनावी घोषणाओं की बात आपने करी तो एक सवाल मेरे मन में उठता है कि हमने देखा है पिछले कुछ चुनावों में, महाराष्ट्र में देखा लाडली योजना, झारखंड में हमने देखा हेमंत सोरेन सरकार वहाँ पर आई, महिलाओं के लिए योजना लेकर के आई, दिल्ली में हमने देखा महिलाओं के लिए योजना। तो तमाम जगहों पर महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा रेवड़ी कल्चर भी लगातार बात सामने आ रही है, रेवड़ी कल्चर की बात लगातार निकल कर सामने आ रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जनसुराज भी
रेवड़ी कल्चर जिस तरह से अब देखने को मिल रहा है उसको फॉलो करती हुई तो नजर नहीं आएगी कि हम अगर सरकार में आएंगे तो ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, उस पैटर्न पर तो नहीं चलेगी? देखिए ऐसा है ना कि जो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे पलायन कितना बड़ा मुद्दा है, तो जो जेन्युइनली जो बुजुर्ग लोग हैं ना हमारे समाज में, पहले क्या होता था कि परिवार में माता पिता का इतना आदर सम्मान होता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जितनी ही भौतिक तरक्की हमारे समाज में हुई है उतनी ही मूल्यों में गिरावट भी हुई है। तरक्की जितना तेज हो रहा है, भौतिक तरक्की, मूल्यों में गिरावट हो रही है। अभी तक तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि कानून बनाना पड़े कि संतान माता पिता की सेवा करे, देखभाल करे, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं कि बुजुर्ग जो लोग हैं, माता पिता हैं, उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है और उनको ये करना पड़ता है। तो जेन्युइनली बहुत गरीबी है बिहार में, और उसमें भी बच्चे बाहर हैं, बच्चे छोड़ दिए हैं, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर वृद्धा को दिया जाए, आफ्टर ऑल एक कल्याणकारी स्टेट है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, ये पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड है। तो अगर सही लोगों को चिन्हित करके और उनको कुछ मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाए तो ये उचित कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसे मैं इस तरह से समझूं कि जो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आप मदद जो है वो मिलनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल मेरा SIR को लेकर के है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि एनडीए वाले धांधली करने के मूड में, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी करी, अब ये जो है बिहार में भी चोरी करने के मूड में है। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि हम अवैध जो घुसपैठिए हैं, अवैध जो प्रवासी हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाने चाहते हैं, जो फर्जी नाम है, तो इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? क्यों चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल, और इस पर जन स्वराज पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए इसमें दो चीज़ है कि अगर ऐसा चुनाव आयोग को लगता है कि घुसपैठिए बहुत हैं बिहार में, तो चुनाव आयोग को किसने रोका था लोकसभा चुनाव से पहले इस एक्सरसाइज को करने का? तो क्या लोकसभा का चुनाव में घुसपैठिए लोग वोट दिए हैं? और अगर दिए हैं तो उनके वोट से सरकार बनी है ना? सवाल उनके अधिकार क्षेत्र पे नहीं है, टाइमिंग पे सवाल है। बिहार चुनाव के दहलीज पे खड़ा है और आप एक महीने में एक्सरसाइज खत्म करके और ये करना चाहते हैं, तो टाइमिंग इज क्वेश्चनेबल, ठीक है ना? मनसा पे सवाल है। और क्या एक महीने में ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा? किसी का कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बात सही है। जो लोग बाहर के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल से हैं, बाहर के हैं, जो नागरिक होने के योग्य नहीं है, उनका नाम नहीं होना चाहिए नागरिकता के लिस्ट में। लेकिन टाइमिंग इज क्वेश्चनेबल, और मुझे लगता है कि अगर एक्सरसाइज कर भी लिया जाए तो ये देखना चाहिए कि क्या इसको तत्काल लागू करने की जरूरत है या अगले चुनाव से लागू करने की जरूरत है। तमाम प्रश्न उठेंगे। अभी तो ये सुनवाई चल रही है, मामला सब जुडाइस है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है 28 तारीख को, तो इस पर बहुत कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन टाइमिंग इज सर्टेनली क्वेश्चनेबल। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले सुनवाई के दौरान टाइमिंग को लेकर के इस पर सवाल खड़े जरूर किए थे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं अब आपसे लूंगा। बिहार में 243 सीटें हैं, हर पार्टी दावा करती है चुनाव से पहले इतनी सीटें जीतेंगे। जन स्वराज कितनी जीत रही है, आपको क्या लगता है कितनी जीतेंगे? देखिए, जैसे 2015 में जो कांग्रेस कह रही थी केजरीवाल जी को कि ये बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी कह रही थी कांग्रेस की बी टीम है, और अंडर करंट ऐसा बना कि वो ए टीम हो गए और बाकी दोनों बी और सी टीम हो गए, ठीक है ना, होके निकल गए। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं 1988 से ऑफिसर हूँ, 37-38 साल का मुझे अनुभव है, और अगर बिल्कुल पब्लिक सर्विस को देखा जाए तो भी मैं 97 से तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में था, और अभी तक जोड़ लीजिए 25-28 साल हो गया। तो लोगों से मिलना जुलना है मेरा, जो मैं ड्यू डिलीजेंस कर सकता हूँ, जितना चीज़ों को समझ सकता हूँ। मैं विद्यार्थी समाज शास्त्र का भी रहा हूँ, राजनीति शास्त्र का भी रहा हूँ, इतिहास का भी रहा हूँ, तो समाज के नब्ज को जानने का, टटोलने का मुझे आइडिया है, और जो अनुभव है उसके आधार पर मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में एक अंडर करंट है, और इस अंडर करंट का एहसास एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को है। नहीं बता रहे आप, इसलिए वो भयक्रांत है, एकदम बदलने वाला है। एग्जैक्टली सीट का तो नहीं कहा जा सकता,
लेकिन हम लोग कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे और सबको आश्चर्य होगा। और मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरा जो ड्यू डिलिजेंस है, वो सही साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी सिंह जी, आप इस चर्चा में मेरे साथ में जुड़े और आपने अपने अनुभवों को भी साझा किया साथ साथ में, और आपने बिहार की राजनीति से लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उन पर जो है बातचीत की। तो ये थे जेपी सिंह जी, जिन्हें कभी हिमाचल वाले आईपीएस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब राजनीति में हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। जनसुराज पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि जो जन समर्थन है वो उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या वो जन समर्थन वोट में तब्दील हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लगातार बने रहिए टीएमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।